एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फेमिनिज्म को। तो फेमिनिज्म के पार्ट 1 में हमने फेमिनिज्म के ओरिजिन के बारे में बात की थी, टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म के बारे में बात की थी। आज की क्लास में हम वेव्स के बारे में बात करेंगे। फेमिनिज्म की 3 वेव्स मानी जाती हैं, 3 लहर मानी जाती हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, बिकॉज जो भी अपकमिंग नोटिफिकेशंस होंगे वो तभी आपको मिल पाएंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। फेमिनिज्म के फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में आपने काफी चीजें जान ली होंगी कि किस तरह से फेमिनिज्म आता है। फेमिनिज्म की जो स्टार्टिंग होती है ये होती है प्लेटो से, मेडाइवल एज से होती है। तो सबसे पहले इसमें प्लेटो आते हैं जो ये कहते हैं कि जो फीमेल्स हैं उनको नेचुरल कैपेसिटीज उसी तरह से मिली होती हैं जैसे कि मेल्स को मिली होती हैं, और इनके बलबूते वो ग्रीस को डिफेंड कर सकती हैं और उसे गवर्न कर सकती हैं। इसके बाद क्रिस्टीन डी पिजान आती हैं जो स्त्री द्वेष के अगेंस्ट बात करती हैं। मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट हैं, हैरियट टेलर हैं जो इक्वल राइट्स की डिमांड करती हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल आते हैं, सिमोन डी वेबायर हैं, काफी सारे जो थिंकर्स हैं यहाँ पर, फिलोसफर्स हैं, वो आते हैं और महिलाओं के राइट्स के लिए बात करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने लिबरल फेमिनिज्म की बात की है, रेडिकल फेमिनिज्म की बात की है, इसके बाद सोशलिस्ट फेमिनिज्म की बात की है। ठीक है, तो अगर आप ये सारी चीजें जानना चाहते हैं तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। तो फर्स्ट वेव की बात करते हैं कि पहली लहर जब आती है फेमिनिज्म की, तो ये जो फर्स्ट वेव थी ये आती है लेट 19th सेंचुरी से और अर्ली 20th सेंचुरी के बीच में। सबसे पहले इसकी शुरुआत हमें देखने के लिए मिलती है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन और अमेरिका में। इन दिस वेव ऑफ फेमिनिज्म इसके जो भी एक्सपोनेंट्स थे वो यहाँ पर कहते हैं कि मेल और फीमेल को इक्वली राइट्स मिलने चाहिए। और क्यों? बिकॉज उनकी जो इंटेलेक्चुअल और इमोशनल कैपेसिटीज हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, तो यानी कि उनकी जो इमोशनली वो भी सेम होते हैं, इंटेलेक्चुअल भी वो सेम होते हैं, तो उनको राइट्स भी इक्वल मिलने चाहिए। Therefore, the rights enjoyed by men should be shared by women too. They focused on the promotion of equal contracts and property rights for women. तो वो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि महिलाओं के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो भी इक्वल रहने चाहिए और प्रॉपर्टी राइट्स में भी उनको पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। दे अपोज्ड चैटल मैरिज। चैटल मैरिज क्या होता है? चैटल मैरिज का मतलब होता है कि ऐसी शादी जिसमें महिलाओं को एक संपत्ति के तौर पर रखा जाता है, यानी कि शी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेल ऑफ हर हस्बैंड। ठीक है, यानी कि वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी के तौर पर रहती है, तो उसको चैटल मैरिज कहते हैं। एंड ऑनरशिप ऑफ मैरिड विमेन एंड देयर चिल्ड्रन बाय देयर हस्बैंड्स। तो यहाँ पर वो अपोज करते हैं चैटल मैरिज को, और मैरिड विमेन और उनके बच्चों की जो ऑनरशिप है वो उनके हस्बैंड्स के थ्रू होती है। तो ये सारी चीजों को वो अपोज करते हैं। By the end of the 19th century, they focused on political rights and demanded women's suffrage. आपने देखा है ना कि 19th सेंचुरी खत्म होते होते जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनकी डिमांड होने लगी थी, और कई सारे कंट्रीज में विमेन्स सफरेज की यानी कि वोटिंग राइट्स की डिमांड होने लगी थी। तो फेमिनिस्ट सच एज वोल्टेरिन, डी क्लेयर और मार्गरेट सैंगर, इन्होंने कुछ कैंपेनिंग शुरू की है फॉर विमेन्स सेक्सुअल, रिप्रोडक्टिव एंड इकोनॉमिक राइट्स। उनके कुछ सेक्सुअल जो राइट्स हैं उनको लेकर, या फिर जो इकोनॉमिक राइट्स हैं, प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उनको लेकर कैंपेनिंग शुरू की है। ब्रिटेन में एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पास किया गया है 1918 में, जिसमें 30 साल से ऊपर की जो भी महिलाएं थी उनको वोटिंग राइट्स मिल गए हैं, जिनके अपने खुद के घर हैं, यानी उनके नाम पर अगर घर है और 30 साल से ऊपर है तो उन्हें वोटिंग राइट मिल गया है। बट 1928 में ये जो एज लिमिट थी इसको घटाकर यहाँ पर 21 कर दिया गया, यानी 30 साल से अब 21 कर दिया गया। अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में कुछ विमेन लीडर्स लाइक ल्यूक्रेटिया मोट, लूसी स्टोन, एलिजाबेथ कैडी स्टैनन और सुसान बी एंथोनी, ये कुछ महिलाएं थी जिन्होंने महिलाओं की जो स्लेवरी थी, स्लेवरी ऑफ विमेन थी, महिलाओं की जो दास्ता थी, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है कि महिलाओं को आप स्लेव बनाकर, दास बनाकर नहीं रख सकते हैं। तो अमेरिका में ये काफी होता था, तो इसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। इसके बाद बात करते हैं मटिल्डा जोसलिन गेस की।
मटिल्डा जोसलिन गेस्ट एंड अदर्स, इन्होंने दे वर मोर रेडिकल फॉर विमेन्स राइट टू वोट। तो वो ये चाहते थे कि विमेन्स को वोटिंग राइट्स मिल जाए। तो बेसिकली अगर हम फर्स्ट वेव की बात करते हैं तो फर्स्ट वेव में वोटिंग राइट्स के लिए डिमांड की गई है, इकोनॉमिक राइट्स के लिए डिमांड की गई है, एंड स्लेवरी से उनको मुक्ति दिलाने के लिए डिमांड की गई है। बस ये 3-4 बेसिक चीजें हैं, पॉइंट्स थे जो इनकी डिमांड थे। ठीक है। अमेरिका में जो 19th अमेंडमेंट पास हुआ है, तो 19th अमेंडमेंट पास होने के साथ साथ विमेन्स को यहाँ पर वोटिंग राइट मिल गया, और ये फर्स्ट वेव जो है ये भी खत्म हो जाती है। ठीक है। तो फर्स्ट वेव में हमने क्या पढ़ा है? फर्स्ट वेव में कुछ उनके बेसिक डिमांड्स थी। पहला तो था राइट टू वोट की डिमांड उनकी की जाती है। दूसरा था कुछ इकोनॉमिक राइट्स की डिमांड करते हैं, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी में उनको पार्टिसिपेशन मिलना है, मतलब हिस्सा चाहिए, सारी चीजें। इसके साथ ही वो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि कुछ जो मैरिड विमेन हैं, दे आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड। इस तरह की यहाँ पर डिमांड की गई है। तो अब बात करते हैं सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की। सेकेंड वेव जो है वो स्टार्ट होती है लेट 20th सेंचुरी में, बिटवीन 1960s टू 1970s। इसके जो एक्सपोनेंट्स थे, दे वर अगेंस्ट विमेन्स सेक्सुअल वायलेंस। ठीक है। दे रिजेक्टेड द प्रैक्टिस ऑफ विमेन्स सबमिसिवनेस एंड पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन ब्यूटी प्रैक्टिसेस। वो यहाँ पर क्लियरली कहते हैं कि महिलाओं की जो विनम्रता है या फिर जो ब्यूटी प्रैक्टिसेस हैं उसमें उनको पार्टिसिपेट नहीं करना है, वो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। एक यहाँ पर स्कॉलर हैं जिनका नाम है एस्टेले फ्रीडमैन। एस्टेले फ्रीडमैन जो है वो फर्स्ट वेव को सेकंड वेव के साथ कंपेयर करते हुए कहते हैं कि फर्स्ट वेव जो है वो राइट टू वोट के साथ ज्यादा रिलेट करती है, और सेकंड वेव जो है इक्वालिटी के जो अदर राइट्स हैं उनके साथ रिलेट करती है। द फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट एंड ऑथर कैरोल हैनिश कॉइन्ड द स्लोगन पर्सनल इज पॉलिटिकल। तो पर्सनल इज पॉलिटिकल ये जो स्लोगन था इस सेकंड वेव में काफी फेमस था। इसके बाद सिमोन डी वेबायर, वो भी अपनी बुक सेकंड सेक्स में ये लिखती हैं कि जो महिलाएं हैं उनको सेकंड सेक्स कहकर उन्हें कम आंकने की कोशिश की जाती है, उन्हें वीकर सेक्स माना जाता है। वो ये भी कहती हैं उनके साथ हमेशा दूसरों की तरह बिहेव किया जाता है, उन्हें अपनी सोसाइटी से जुड़ा हुआ नहीं मानते हैं। अपनी सोसाइटी से जुड़ा हुआ कौन नहीं मानता है? जो मेल कैटेगरी है वो उनको अदर्स की तरह उनके साथ बिहेव करती है। ठीक है। तो उनका भी एक फेमस यहाँ पर एक स्लोगन था, वो ये था, वन इज नॉट बॉर्न अ वुमेन। महिलाएं जो है पैदा नहीं होती हैं बल्कि बनाई जाती हैं। तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। बेटी फ्रीडमैन 1963 में फेमिनिन मिस्टिक लिखती हैं, और उसमें वो ये कहती हैं कि महिलाएं अगर बच्चों को बड़ा कर रही हैं या फिर घर के जो काम कर रही हैं, तो इसके बदले में उन्हें कुछ हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उन्हें कुछ पैसा मिलना चाहिए, उन्हें कुछ फाइनेंशियली मिलना चाहिए। वो ये कहती हैं कि सोसाइटी में ये एक सांस्कृतिक हम लोग मान सकते हैं या फिर हमारी ये कल्चर है कि महिलाएं जो हैं वो बच्चों का पालन पोषण करें या फिर घर संभालें, तो इसी में उनको खुशी मिलनी चाहिए। तो विमेन्स लिबरेशन मूवमेंट जो है इसी वजह से यूएसए में स्टार्ट हुआ था, और ये जो मूवमेंट है ये काफी बड़े लेवल पर शुरू किया गया था। तो जब तक ये मूवमेंट चलता है तब तक हम इसको सेकेंड वेव में काउंट करते हैं। तो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में कुछ मेन पॉइंट्स जो थे वो ये थे कि विमेन्स लिबरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था यूएसए में, इसके साथ ही महिलाओं के लिए इक्वल राइट्स की डिमांड की गई थी। ठीक है। तो ये यहाँ पर 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म 1990 में आता है एज अ रेस्पॉन्स टू द फेलियर ऑफ सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। तो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में जब इक्वल राइट्स की डिमांड की गई, इतने सारे फिलोसफर्स थे वहां पर, एक बड़ा मूवमेंट जो था अमेरिका में वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट, वो स्टार्ट होता है। इतनी सारी चीजें होने के बाद भी ये फेल क्यों हो जाता है? तो इसके फेल होने के कुछ रीजंस थे। रीजन ये था कि ये माना जाने लगा, बिकॉज 1990 आते आते काफी जो अवेयरनेस थी वो सोसाइटी में आ गई थी, फीमेल्स में आ गई थी। तो यहाँ पर ये माना जाने लगा कि जो सेकेंड वेव थी वो सिर्फ वाइट विमेन के लिए थी, यानी कि जो भी यूरोपियन महिलाएं हैं उनके लिए ही थी। और यूरोपियन महिलाओं की अगर हम बात करते तो यहाँ पर ये कहा जाने लगा कि कई सारे सेक्शंस जो हैं वो छूट गए थे, उनके बारे में सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में बात ही नहीं की गई थी। तो वो सेक्शंस क्या थे?
वो सेक्शंस थे कि कलर्स के रंग भेद के बारे में बात नहीं की गई है। जो भी ब्लैक फेमिनिस्ट थी, जो भी ब्लैक महिलाएं थी, उनके बारे में बात नहीं की गई है। ठीक है, लेस्बियंस के बारे में बात नहीं की गई है, इमिग्रेंट्स के बारे में और रिलीजियस माइनॉरिटीज के बारे में बात नहीं की गई है। ठीक है, तो ये जब सारे मुद्दे छूट जाते हैं, सारे सेक्शंस छूट जाते हैं, तो इसकी वजह से भी सेकेंड वेव फेमिनिज्म था ये फेल हो जाता है। तो कुछ फेमिनिस्ट लीडर्स थे सेकेंड वेव के, उनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। वो यहाँ पर डिमांड करते हैं कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को भी फेमिनिस्ट थॉट में रखा जाए, यानी कि नस्ली भेदभाव भी एक टॉपिक होना चाहिए, इसके अगेंस्ट भी यहाँ पर आवाज उठाई जानी चाहिए। तो फेमिनिज्म में एक नया टॉपिक यहाँ पर जुड़ गया था, एक नई डिमांड जुड़ गई थी, वो थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो इस तरह से जो फेमिनिज्म था, इसकी जो तीनों वेव्स थी, वो विमेंस के राइट्स के बारे में बात करती हैं। तीनों वेव्स में क्या क्या चीजें, क्या क्या राइट्स डिस्कस किए गए हैं, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है। तो इन्हें कंक्लूजन हम क्या देखते हैं कि फेमिनिज्म जो है वो क्या चाहता है, वो जस्टिस चाहता है फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ विमेन एज वेल एज सोसाइटी। तो अगर फीमेल्स का, विमेन्स का डेवलपमेंट होता है तो पूरी सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होता है। तो कई सारी चीजों की वजह से यहाँ पर काफी सारी जो नोशंस है, मेथोडोलॉजीज हैं, थ्योरीज हैं, उन्हें फेमिनिस्ट सामने रखता है और ये बताता है कि ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी सर्कमस्टेंसेस में इस तरह की चीजें हो रही हैं, जेंडर इनइक्वालिटी है, तो काफी सारी चीजें, प्रॉब्लम्स वो सामने रखते हैं और इनका एक सॉल्यूशन वो मांगते हैं। तो इस सॉल्यूशन की वजह से एक ओवरऑल डेवलपमेंट सोसाइटी का हो सकता है। दैट्स से आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।